अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान फोर्थ टी20 मैच खेला गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 220 रन बनाए 6 विकेट के लॉस पर, और पाकिस्तान की टीम जो है वो 105 पर बोल्ड आउट हो गई। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं स्कोर कार्ड पर, और पाकिस्तान के साथ साथ हम बात करेंगे जो कोलकाता को डिफीट हुई पहले ओपनिंग मैच में आरसीबी पे। आखिर उसकी क्या वजूहत बनी कि आरसीबी जो कि कोलकाता से इतने ज़्यादा मैचेस नहीं जीत सकी, लेकिन उसने बड़ा कम्प्रीहेंसिव विन किया कल। तो केकेआर ने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की, लेकिन सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं पाकिस्तान के स्कोर कार्ड पर कि आज का जो मैच समरी थी वो क्या रही। अगर हम मैच की तरफ देखें तो सबसे पहले जब न्यूजीलैंड ने बैटिंग की तो न्यूजीलैंड की तरफ से, जैसे आप जानते हैं, टिम साइफर्ड और फिन एलन ओपनिंग में आते हैं। टिम साइफर्ड ने 22 बॉल्स पर 44 रन बनाए, जिसमें 3 फोर्स और 4 सिक्सेस शामिल थे। और उनके साथ जो थे वो फिन एलन थे, उन्होंने 20 बॉल्स पर 50 बनाई, जिसमें 6 फोर्स और 3 सिक्सेस शामिल थे। इसके साथ साथ जो उनके कैप्टन है ब्रेसवेल, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली नीचे आकर। उन्होंने 46 रन बनाए 26 बॉल्स पर, जिसमें 5 फोर्स और 2 सिक्सेस शामिल थे। इसके अलावा जो चैपमैन है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की और उन्होंने 24 रन बनाए 16 बॉल्स पर। तो पाकिस्तान की तरफ से अगर बॉलिंग पे नजर डाली जाए, जो पिक ऑफ द बॉलर पाकिस्तान के रहे वो हारिस रऊफ रहे। उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट्स ली। इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी बॉलर थे वो एक्सपेंसिव रहे। शहीन शाह 4 ओवर में 49 रन दिए, उन्होंने कोई विकेट नहीं ले सके। और इसी तरीके से अगर बात की जाए शादाब खान की, उन्होंने भी 4 ओवर में 49 रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। 4 ओवर में 41 रन देके इब्रार ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे कि उनके वो 2 विकेट कितने इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ जाया जाए तो कोई भी बैट्समैन रन नहीं कर सका। नीचे आकर 30 बॉल्स पर 44 रन की अब्दुल समद ने। और न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है उसमें जैकब डबी ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट्स लिए, और जो फोक्स है उनके बॉलर, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट्स लिए। तो विवर्स, ये थी मैच समरी। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक्चुअली पाकिस्तान जो मैच हारा है इसमें क्या क्या रीजन बनी जिसकी वजह से पाकिस्तान को डिफीट का सामना करना पड़ा। अगर सबसे पहली बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ सलमान अली आगा की एक दफ़ा फिर पुअर कैप्टनसी है। मुझे समझ नहीं आ रही कि सलमान अली आगा क्यों पावर प्ले में बार बार इब्रार अहमद को यूज़ कर रहे हैं, जबकि लास्ट मैच में भी जब उन्होंने उन्हें पावर प्ले में यूज़ किया था तो 2 ओवर्स में 30 रन कंसीड हुए थे और वो कोई विकेट नहीं ले सके थे। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैनेजमेंट सलमान अली आगा ये कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि भाई पावर प्ले में आपने जो है वो इब्रार अहमद से बॉल करवाना है, जबकि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड का जो ट्रैक है ये इतना कोई हेल्पफुल होता ही नहीं स्पिनर के लिए। यहाँ पर स्पिनर के अगेंस्ट ज़्यादा रन बनते हैं। तो आप फ्लैट सरफेस पर ऊपर से पावर प्ले में जब फील्ड रिस्ट्रिक्शन है, फील्ड अंदर खड़ी है दायरे के, आप इब्रार अहमद से बॉल करवाते हैं। आप देखें कि 10 ओवर जो हुए हैं उसमें पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 प्लस रन बन चुका था, और उन 10 ओवर में से 5 ओवर जो थे वो स्पिनर ने करवाए थे, और स्पिनर ने तकरीबन 5 से 6 ओवर में 80 से 90 रन खाए हैं। आप देखें 2 ओवर में 36 रन खाए हैं इब्रार अहमद ने, और 2 ओवर में 33 या 34 रन खाए थे शुरू में शादाब ने, और 1 ओवर में 12 रन खाए थे खुशदिल शाह ने। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन आपके लगभग रन बनता है 90 के राउंड रन बनता है, यानी कि 90 रन आपने 5 ओवर में पड़ा है। और ये पावर प्ले से लेकर 10 ओवर तक का जो मैच हुआ है, पहले 10 ओवर उसमें आपके 5 ओवर जो है वो स्पिनर करवा चुका था 10 या 11 ओवर में। तो मुझे नहीं समझ आती ऐसी विकेट जिस पर फास्ट के लिए मदद है। और हारिस रऊफ जैसे पिछले मैच में भी उसने बेहतर बॉल किया, आज भी जब वो आए उन्होंने आते ही पहले ओवर में विकेट ली, फिर दूसरे ओवर में विकेट ली, फिर उससे अगले ओवर में अब्बास अफरीदी ने विकेट ली, फिर उन्होंने विकेट ली। तब जाकर रन्स को थोड़ा सा ब्रेक लगी, लेकिन लास्ट में फिर उन्होंने आकर हिटिंग करके रन्स उतना ही बना दिया। तो कहने की बात यह है कि मतलब कौन जो है वो थिंक टैंक में बैठा है, कौन प्लानिंग बना रहा है कि जो बॉलर्स को गाइड कर रहा है कि यार आप स्पिनर को यूज़ करो। आप देखें हम चिल्लाते रहे, कहते रहे कि चैंपियन ट्रॉफी में जो है वो स्पिनर ज़्यादा होने चाहिए थे। आज जहां पर ज़रूरत नहीं है वहां पे पाकिस्तान 3-3 स्पिनर से गेंद करवा रहा है। आप देखें इब्रार अहमद भी गेंद कर रहे हैं 4 ओवर शादाब खान करके दे रहे हैं, 1 ओवर खुशदिल शाह। मतलब 20 में से 9 ओवर आपका स्पिनर कर रहा है, और स्पिनर को रन कितना बन रहा है 49 और 41, 90 102 रन 9 ओवर में आपको बन रहा है। अगले 11 ओवर में भी ज़्यादा ही बन रहा है, कम नहीं बन रहा। लेकिन कहने की बात यह है कि आप खुद गेम का मोमेंटम जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट करवाते हैं, तो उसके बाद तो फिर सबको ही रन बनता है। आप देखें शहीन शाह अफरीदी आपके प्रीमियर बॉलर हैं, उनको आप क्यों नहीं रेस्ट दे रहे, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो मुसलसल फ्लॉप जा रहे हैं।
चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 आईज हो, वो सब में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी उनके अगेंस्ट 50 रन ऑलमोस्ट 4 ओवर में 49 रन कंसीड हुए, कोई विकेट वो नहीं ले सके। पहले ओवर के बाद से उनके अगेंस्ट जो तबाही का पिटाई होती है उनकी, वो समझ में नहीं आता कि उन्हें कि वो गेंद करेंगे तो कहाँ करेंगे। और 15-20 रन देना एक मैच में, एक ओवर में, ये तो उनका वतीरा बन चुका है। तो मेरा ये कहना है कि उनको रेस्ट देने की ज़रूरत है। आगे जो T20 आईज आए उनमें उनको रेस्ट देके किसी दूसरे बॉलर को चांस दें। उनसे नहीं बॉल हो रही तो पहले वो डोमेस्टिक में जाकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसे ओवरकम करे, फिर जाकर आगे गेंद करे। तो मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने जो 220 रन बनाया है, इसमें जो सलमान अली आगा की पुअर कैप्टनसी है उसका बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए, अगर आप अर्ली ऑन विकेट नहीं ले पाएंगे तो वो जो बैटर खेल रहे हैं उनके, वो सारे ही तेज खेलने वाले हैं, तो वो आपके अगेंस्ट ज़्यादा ही रन बनाएंगे, कम तो नहीं बनाएंगे। आप अपने हाथ से उन्हें अलाउ कर रहे हैं स्पिनर देकर के, यार आप उनके अगेंस्ट चार्ज करें। आप देखिए 6 ओवर में न्यूजीलैंड ने आज 80 रन बना दिए थे। तो हर मैं दफ़ा जब आप 220 230 रन बोर्ड पे लगेगा तो इतनी कैपेसिटी आप में नहीं है कि आप हर दफ़ा चेस कर लेंगे। देखिए, वो जो लास्ट आपने चेस किया वो ठीक है, आपके बैट पे गेंद आ रही थी, लड़के शॉट खेल रहे थे, आपने बना लिया, लेकिन आप रेशो देखें ना, 4 में से 1 मैच में आपने रन किया है। तो मतलब तुक्का ही था ना, उसे आप तुक्का ही कह सकते हैं कि भाई ये तो नहीं कह सकते कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। आज जो लड़के बैटिंग करने के लिए आए पाकिस्तान के, वही बात जो पहले मैच में थी, जो दूसरे में थी, तीसरे में वो इसलिए सामने नहीं आ सकी कि हमने अटैक किया, बैट पर बॉल आ रहा था, विकेट अच्छा था, फेवरेबल था, हमने रन बना दिया। आज फिर गेंद सीम कर रहा था, बाउंस था, हम फिर स्ट्रगल किए और वाज़ेह तौर पर स्ट्रगल किए। और लड़कों को एक दफ़ा फिर कोई भी मेरा ख्याल है समझाने से शायद कासिर है कि आखिर 2-1 ओवर अगर आप रोक लेंगे, रोकने से मुराद ये है कि देख के खेल लेंगे, बाउंस को जज कर लेंगे, स्विंग को देख लेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप बाद में भी रन्स बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने देखा हसन नवाज ने आकर शॉट्स खेले, जिस तरीके से हारिस, तो मतलब विकेट छोड़कर आप उठा रहे हैं और 1-1 फुट की दूरी से गेंद जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। आप देखें 6 ओवर में 42 फॉर 6 हो गए पाकिस्तान के, तो वही मैच खत्म हो गया। किसी ने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आकर थोड़ी सी इनिंग्स को बिल्ड कर कर फिर आप तेज खेलें। आप देखिए, आप अपने आप को मौका ही नहीं देंगे सेटल डाउन होने का, तो कभी भी आप मैच में आगे नहीं जा सकते। आप क्वालिटी साइड के अगेंस्ट एक आधा मैच तो जीत सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको अपने जो जो स्टाइल है क्रिकेट है ना, उसको बदलना होगा। बदलने से मुराद ये है कि तेज खेलें, लेकिन पहले विकेट को असेस कर लें कि क्या ये विकेट पर मैंने किस तरीके से शॉट्स खेलनी है। आप आते ही विकेट छोड़ के उठाना शुरू कर देंगे तो फिर इस तरीके से तो कभी भी नहीं खेला जाएगा। इसलिए आप देखेंगे सिवाय अब्दुल समद या थोड़ी बहुत 20 से 22 रन किए हैं इरफान खान नियाजी ने, कोई लड़का खातिर खानी खेल सका। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, आपकी बैटिंग बैटिंग वैसे ही कमज़ोर है आपकी। आपके पास 4 नंबर के बाद जो लड़के आते हैं वो शादाब खान आ जाते हैं बैटिंग करने के लिए। अब शादाब खान कब से बैट्समैन हुए हमें नहीं पता। इसी तरीके से नंबर 6 पर आपको खुशदिल शाह आते हैं, उनकी बैटिंग की भी सबको पता है कि उनकी बैटिंग एवरेज कितनी है। इसी तरीके से अब्दुल समद एक नया लड़का है, ज़ाहिर है वो उसको, अच्छा उस लड़के का मसला ये है कि आप उसको 7वें नंबर पे आपने अगर रख लिया है तो आप कह रहे हैं कि जो मर्जी हो, हमने उसे ऊपर भेजना नहीं है। भाई आप उसे थोड़ा ऊपर भेजें। आज उन्होंने 44 रन किए हैं। बेसिकली ये टूर आपका जो है, इसमें आप यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं। इसमें ये मकसद है कि हर लड़के को इतना चांस मिले कि उसको पता चल जाए उसके पोटेंशियल का। अब जैसे 4-4 मैचेस हारिस को और हसन नवाज को मिले हैं, तो ठीक है, मेरा ख्याल है एक मैच जो है वो किसी दूसरे लड़कों को भी चांस दे देना चाहिए। लास्ट में सीरीज हो गई है ख़त्म, फिर अगली टूर पे फिर चांस देने चाहिए, ताकि आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर सकें इन लड़कों में से कि कौन सा लड़का बेहतर है, कौन सा किस पोजीशन के लिए बेहतर है, कौन सा किन हालात में हमें बेहतर रहेगा। तो जब तक आप इस तरीके से मार्किंग नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई लड़का आएगा, एक आधी इनिंग्स खेल देगा, वो खेलता जाएगा, फिर वो फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि आपको लड़के वो चाहिए जो कि कंसिस्टेंट हो। अब देखिए, पहले 2 मैचेस में बुरी तरह फ्लॉप हुए, फिर इसमें थोड़ा रन्स किया तीसरे में, आज फिर फ्लॉप। अब 5वें मैच में मेरा ख्याल है कोई दूसरे लड़कों को भी चांस मिलना चाहिए। और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, उनको इन यंगस्टर्स को गाइड करना चाहिए कि भाई आप ज़रूर तेज़ खेलें, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट ना खेलें। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो क्रीज से निकल निकल के हिट ना करें, जबकि बॉल इधर से उधर मूव कर रहा है और आपको गेंद समझ ही नहीं आ रही। और जिसी वजह से जो देखें, आप 3-1 डाउन होकर सीरीज जो है अब आप हार चुके हैं। अब यह है कि नेक्स्ट मैच में मेरा ख्याल है जो मजीद जो यंगस्टर्स आप लेके गए हैं उनको भी मौका दें, लेकिन खाली उनको उधर ही मौका ना दें, उसके बाद सीरीज में भी उनको मौका दें। क्योंकि देखिए, इस सीरीज से जीतना तो पॉसिबल था ही नहीं। ज़ाहिर है जो चीज़ थी वो ये थी कि शायद कोई 1-2 लड़के बेहतर नजर आए, तो जैसे हसन नवाज ने खेला उसमें कुछ लगा कि यार बेहतर है। इसी तरह अब्दुल समद ने आज 44 रन किया।
तो ये लड़के हैं कि इनके ऊपर काम किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अभी ये तो नहीं कह सकते कि अब अभी से को बहुत बड़े प्लेयर बन जाएंगे, लेकिन ये कि वक्त दें आप इन्हें और इनके ऊपर काम करते रहे, इन्हें मौका देते रहे, तो फिर ये बेहतर होंगे। लेकिन साथ ही साथ आपको नज़र रखनी पड़ेगी अपनी बॉलिंग पर। आप मुसलसल बैटिंग के को देखते हुए अपनी बॉलिंग नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप ये देख ही नहीं पा रहे कि बॉलिंग में कितना बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है। पहले मैच में 10 ओवर में 90 रन बन जाता है, दूसरे मैच में आपने 31-35 चेस करना होता है, तो यानी कि दूसरी न्यूजीलैंड ने चेस करना होता है, वो 12 ओवर में चेस कर लेती है। तीसरे मैच में आपके अगेंस्ट 207 बन जाता है, चौथे मैच में आपके अगेंस्ट 220 बन जाता है। तो आप देखें बॉलिंग तो मुसलसल मार खा रही है आपकी, और फास्ट बॉलिंग में सिर्फ हारिस रऊफ बेहतर गेंद कर रहे हैं, बाकी सबको मार पड़ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप न्यूजीलैंड के टूर पर हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर से यावर कराने के चक्कर में होते हैं। तो ये काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, ये क्वेश्चन है जो इसको एड्रेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप आगे बेहतर नहीं हो सकते। अब अगर व्यूवर्स हम नज़र डालें जो केकेआर वर्सेस मैच हुआ आरसीबी का, बड़ा ज़बरदस्त मैच था। जब ओपनिंग स्टार्ट लिया तो पहली विकेट जल्दी गिरने के बाद जिस तरीके से अजिंका रहाणे ने आकर बैटिंग की, आउट क्लास बैटिंग दी। पहले 10 ओवर में तो केकेआर ने बिल्कुल जो है आरसीबी को बैकफुट पे कर दिया था, जिस तरीके की बैटिंग की सुनील नारायण और अजिंका रहाणे ने। लेकिन उसके बाद फिर बेहतरीन बॉलिंग रही कुणाल पांड्या की, और अर्ली ऑन बेहतर बॉल किया हैजलेवुड ने, और लेटर ऑन भी। तो कुणाल पांड्या और हैजलेवुड ये दो पिक ऑफ द बॉलर थे आरसीबी की तरफ से, और केकेआर की तरफ से जो बैट्समैन थे उनमें अजिंका रहाणे और सुनील नारायण। इसके अलावा रघुवंशी हैं जिन्होंने 30 रन किए। अगर हम रन देख लें तो 56 रन बनाए हैं अजिंका रहाणे ने, जिसमें उन्होंने 6 4 और 4 सिक्सेस लगाए हैं, और जस्ट 31 बॉल्स पर उन्होंने ये बनाए हैं। इसके अलावा 44 रन बनाए हैं नारायण ने 26 बॉल पर 5 फोर्स, और इसमें जो है 3 सिक्सेस शामिल हैं। इसके अलावा रघुवंशी के 30 रन हैं। जब बैटिंग करने के लिए आया आरसीबी तो उसने बिल्कुल ही आउट परफॉर्म कर दिया केकेआर को। केकेआर का कोई भी बॉलर खातिर का गेंद नहीं कर सका सिवाय सुनील नारायण के। उन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती एक्सपेंसिव रहे, ऑफ कलर नजर आए। कोई भी फास्ट बॉलर जो है वो रिदम में नजर नहीं आया, बिल्कुल ऑफ कलर नजर आया, चाहे वो हर्षित राणा हो, स्पेंसर जॉनसन हो, या जो नया लड़का जिसको खिलाया था वो भी। और जो आरसीबी है उनकी तरफ से जिस तरीके से फिल शॉर्ट ने 50 बनाई, हाँ देखें उन्होंने 9 फोर्स लगाए, 31 बॉल पे 50 के और 2 सिक्सेस, और उनके साथ ज़बरदस्त बैटिंग की विराट कोहली ने, उन्होंने भी 50 स्कोर की। उन्होंने जस्ट आप देखें कि 36 बॉल पे 59 रन किया, और उनमें 4 फोर्स और 2 सिक्सेस शामिल थे। इसके अलावा रजत पाटीदार जो कि उनके कैप्टन भी हैं, उन्होंने 30 रन बनाए। तो कहने की बात यह है कि जो केकेआर है उसने अपना मैच आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो लूज़ किया है 10 ओवर के बाद। जब कुणाल पांड्या ने आकर बॉल करना शुरू किया, वहां पर जो ओवर एग्रेसिव माइंडसेट था केकेआर का वो उनको ले डूबा। आप देखें कि जब तक एक विकेट गिरी थी आप तेज खेल रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन जब विकेट गिरी तो फिर उसके विकेट गिरने के वेरी नेक्स्ट ओवर में जिस तरीके का शॉट अजिंका रहाणे ने खेला, लूज शॉट था। वेंकटेश अय्यर जो शॉट खेल कर गए, लूज शॉट था। इसी तरीके से रिंकू सिंह ने जो शॉट खेला, मतलब नीचे आने वाले जितने बैटर्स थे उनके जहन में शायद ये था कि हमने 230 से 250 रन बोर्ड पर लगाना है, जिसकी वजह से वो ओवर अग्रेसिव दिखाई दिए, गलत शॉट्स खेलते हुए दिखाई दिए। और जो कुणाल पांड्या है उन्होंने विकेट टू विकेट गेंद किया, सीधा गेंद किया, जिस पर उन्होंने 3 विकेट्स लिए, और जो है वो केकेआर को उन्होंने बैकफुट पे कर दिया। और जब बैटिंग करने आया आरसीबी तो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया जो है केकेआर के बॉलर्स को कि वो उनके अगेंस्ट जो है वो अटैक कर सके। वो पहली बॉल से अटैक भी करते रहे, स्ट्राइक भी रोटेट करते रहे। वो मैच को जिस तरीके से लेकर चले वो एक्सीलेंट था। आरसीबी ने जीत दर्ज करने के बाद एक चीज़ तो बता दी है कि इस टूर्नामेंट में जब वो आए हैं तो वो इसमें बेहतर पोजीशन में रहेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि आरसीबी हमेशा मार खा रहा था अपनी बॉलिंग से। इस टूर्नामेंट में यानी कि इस आईपीएल 2025 में जो उनके पास बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग में विकल्प है हैजलेवुड, उन्होंने परफॉर्म करके दिया। आप देखें बेहतरीन बॉलिंग की। अगर हैजलेवुड की बॉलिंग पे अगर हम नज़र डाल लें तो उन्होंने जस्ट 4 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए। इसी तरीके से कुणाल पांड्या ने 4 ओवर में 9 रन देके 3 विकेट्स लिए। तो अगर ये दोनों बॉलर्स इन टैंडम चलते रहते हैं इसी तरीके से और दूसरे बॉलर्स भी क्लिक करते हैं तो बैटिंग इनके पास इतनी है कि वो मैच जो है वो निकालती रहेगी, क्योंकि विराट कोहली अकेले ही मान नहीं है, वही इतना रन बनाते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो कैप्टनसी में लैग कर गई केकेआर, जिस तरीके से मतलब विकेट्स लूज की उन्होंने, और मेरा ख्याल है वो जज नहीं कर सके कि इस विकेट पे कितना स्कोर होना चाहिए था। और सेकंड टाइम जैसे कि हम जानते हैं कि कोलकाता में बैटिंग करना कदरे आसान होता है, और जिस जो नज़र भी आया जिस तरीके से बैटिंग की
विराट कोहली की टीम ने और उन्होंने मैच इजीली अपने नाम कर लिया। अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले मैचेस में केकेआर अपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाता है, क्योंकि देखें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की शफलिंग हुई है। श्रीश अय्यर बीच में से निकल गए हैं और भी प्लेयर, नीतीश राणा जो पहले खेलते थे केकेआर के लिए वो भी नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टीम कॉम्बिनेशन डेवलप होगा। तो अब उसके लिए ये है कि टीमों को वर्किंग करने की ज़रूरत है। अब जिस टीम का शुरू में ही मोमेंटम बन जाएगा उसके लिए चांसेस ये होंगे कि जब तक दूसरे का मोमेंटम बने वो कुछ ना कुछ मैचेस जीत चुकी होगी। तो ये एक लंबा टूर्नामेंट है, इसमें ज़ाहिर है कोई एक जीत हार से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इसमें तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक मोमेंटम बिल्ड करना होता है और उसके बाद जाकर अगर आप जीत दर्ज करना शुरू करते हैं तो बाद में आने वाली टीमें भी आगे चली जाती हैं। तो व्यूअर्स अब देखते हैं कि आइंदा क्या स्ट्रैटेजी बना के आएगी केकेआर। इस मैच में तो वो बिल्कुल ही 10 ओवर के बाद ऑफ कलर नजर आए, ना वो गेम में कहीं नजर ही नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच।